शहर की बहू, गांव का ससुराल। माँ बाबा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैंने शहर की एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में मैं पास हो गया हूँ और मेरी वहाँ जॉब लग गई है। इसलिए मैं जॉब के लिए शहर जाना चाहता हूँ। क्या? शहर? लेकिन बेटा, तू कभी भी इतनी दूर नहीं गया है। तू इतनी दूर वहाँ कैसे रहेगा? अब हमारा वीर बड़ा हो गया है, ये अपना ख्याल खुद रख सकता है। हाँ माँ, बाबा ठीक कह रहे हैं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। वीर फूलवंती और गोविंद का इकलौता बेटा होता है, इसीलिए फूलवंती उसके शहर जाने पर थोड़ा परेशान होती है। अपने पति और बेटे के बार बार कहने पर वो अपने बेटे को शहर भेजने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ ही दिनों में वीर शहर के लिए निकल जाता है, जहां वो अपनी कंपनी में बहुत अच्छे से काम करता है। वीर जिस कंपनी में काम करता था वहां उसकी मुलाकात उसकी कंपनी के बॉस की बेटी निशा से होती है। वीर और निशा साथ मिलकर काम करते थे, जिसकी वजह से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। निशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह उतना अमीर नहीं हूँ। क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? वीर, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरी तरह अमीर नहीं तो क्या हुआ, मैं फिर भी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहूंगी। निशा की बातें सुनकर वीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे गले लगा लेता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर वीर निशा से एक मंदिर में शादी कर लेता है, जिसके बाद वो निशा को अपने गांव लेकर जाता है। निशा बहुत अमीर घर से होती है, इसीलिए वो वीर के साथ उसके गांव अपनी गाड़ी से ही जाती है। वीर, क्या ये तुम्हारा गांव है? यहाँ तो हर तरफ धूल ही धूल है। यहाँ कितना ज्यादा पॉल्यूशन है। निशा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं गांव का रहने वाला हूँ और गांव ऐसा ही होता है। वीर निशा बात कर ही रहे होते हैं कि वीर का घर आ जाता है, जिसके बाद वीर गाड़ी से उतरकर निशा को गाड़ी से उतरने के लिए कहता है। निशा, मेरा घर आ गया है, अब तुम गाड़ी से उतर जाओ। वीर, मैं यहाँ उतरूंगी इतनी गंदगी में? तुम क्या पागल हो गए हो? अगर मैं यहाँ उतरूंगी तो मेरी सैंडल्स खराब हो जाएंगी। तुम्हें पता भी है मेरी सैंडल्स कितनी एक्सपेंसिव हैं। निशा, आई नो तुम कभी ऐसी जगह पर नहीं आई हो, लेकिन ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हें यहाँ एडजस्ट करना ही होगा। वीर निशा को समझा ही रहा होता है कि तभी घर के बाहर वीर की माँ और बाबा आ जाते हैं। वीर, तू यहाँ? और ये लड़की कौन है? माँ, इसका नाम निशा है और ये मेरी कंपनी के बॉस की बेटी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। क्या तूने हमें बिना बताए शादी कर ली? तुझे हमने शहर इसीलिए भेजा था कि तू वहाँ जाकर किसी भी लड़की से शादी कर ले। माँ, निशा बहुत अच्छी लड़की है। मैं और निशा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। अब जो हो गया सो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते। तुम बहू का गृह प्रवेश करो। गोविंद और अपने बेटे के कहने पर फूलवंती अपने बेटे को माफ कर देती है और उसकी शादी को मंजूर कर लेती है। जिसके बाद वो घर के अंदर जाती है और पूजा की थाली सजा कर लेकर आती है। बहू, गाड़ी से नीचे उतर जाओ, मुझे तुम्हारा गृह प्रवेश करना है। सॉरी सासू मॉम, मैं नीचे नहीं उतर सकती। अगर मैं नीचे उतरी तो मेरी सैंडल्स खराब हो जाएंगी। निशा, तुम माँ के सामने कैसी बातें कर रही हो? माँ, तुम्हारा गाड़ी में तो गृह प्रवेश करेंगी नहीं। गृह प्रवेश के लिए तो तुम्हें नीचे ही उतरना पड़ेगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं नीचे उतरकर इतने महंगे सैंडल्स खराब नहीं करूंगी। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर गोविंद अपने घर के पीछे जाता है और वहां से अपनी गाय को लेकर आता है। निशा बहू, तुम एक काम करो, तुम इस गाय पर बैठ जाओ और घर तक आ जाओ, जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी और तुम्हारा गृह प्रवेश भी हो जाएगा। क्या मैं इस गाय पर बैठूं? अगर मैं गिर गई तो? तुम नहीं गिरोगी, टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है। निशा गाय पर बैठ जाती है और गाय पर बैठकर अपने ससुराल तक पहुंचती है, जहां उसका गृह प्रवेश किया जाता है। निशा शहर की रहने वाली लड़की है जो बहुत मॉडर्न होती है। निशा के ख्यालात भी उसकी तरह ही मॉडर्न होते हैं, जिस वजह से उसे गांव के माहौल में रहने में काफी परेशानी होती है। बहू, तुम जब से शहर से आई हो तब से तुम इन शहरी कपड़ों में ही हो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ। तुम्हारे इस गोरे रंग पर ये खूब रंग जमेगा। क्या मैं साड़ी पहनूं? आपने इस साड़ी की क्वालिटी देखी है? कितनी हल्की है। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में इतने हल्के कपड़े नहीं पहने हैं, वो भी इतनी घटिया क्वालिटी के। निशा इतना कहकर वहां से चली जाती है। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर
फूलवंती की आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। हाय मेरी कमर तो आज टूट गई। बहू, मैंने गोबर से घर की जमीन लीपी थी, मैं तुम्हें बताना भूल गई। क्या? गोबर? छी! अपने घर के फर्श पर गोबर कौन लगाता है? बहू, गोबर तो हमारे गांव के सभी लोग अपने घर की जमीनों पर लगाते हैं। इससे घर में ठंडक रहती है और कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं। ओ गॉड, मैं किन अनपढ़ों के बीच फंस गई। क्या हुआ निशा? और ये तुम्हारी कपड़ों पर गोबर क्यों लगा हुआ है? तुम्हारी माँ की वजह से। भला अपने घर के फर्श पर गोबर कौन लगाता है? ये तुमने किस जगह और किन अनपढ़ों के बीच लाकर फंसा दिया है मुझे। निशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुमसे कुछ छुपाया नहीं था, मैं तुम्हें सब बता रखा था कि मैं किस परिवार से हूँ, तो अब ये बातें क्यों? बेटा, बहू को कुछ मत कहो, ये मेरी ही गलती है। उसको मैंने कुछ नहीं बताया। अभी वो नई है, उसको यहाँ के माहौल में ढलने में समय लगेगा। वीर का ससुराल निशा को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निशा बिल्कुल भी नहीं समझ रही थी। वो अपने शहर के माहौल से निकलना ही नहीं चाहती थी, जिस वजह से हर रोज निशा अपने ससुराल वालों से लड़ा करती थी और उन्हें ताने दिया करती थी। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं कि तभी एक दिन वीर का एक बाइक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में वीर काफी घायल हो जाता है। वीर को घायल देख गांव वाले वीर को उसके घर लेकर आते हैं। अपने पति की ऐसी हालत देखकर निशा रोने लगती है। ये आपको क्या हो गया? आप लोग इन्हें डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर गए? बहू, ये गांव है, यहाँ दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। तभी अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर फूलवंती भागी भागी जाती है और कुछ औषधियों से एक लेप बनाकर लाती है और उसे अपने बेटे के घाव पर लगाती है। ये आप इन्हें क्या लगा रही हैं? इससे इन्हें इन्फेक्शन हो गया तो? आपको थोड़ी बहुत भी समझ नहीं है क्या? आप क्या खुद को डॉक्टर समझ रही हैं? बेटा, ये औषधि है, डॉक्टर की दवाई से ये बहुत अच्छी है। तुम देखो, वीर इस औषधि से ठीक हो जाएगा। फूलवंती इतना बोल ही रही होती है कि तभी औषधि का असर होता है और वीर को होश आ जाता है, जिसे देखकर निशा बहुत खुश हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। जिसके बाद वो अपने सास ससुर से माफी मांगती है। माँ जी, बाबूजी, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको हमेशा भला बुरा कहा। आप लोगों के गांव से होने की वजह से मैंने हमेशा आपका मजाक उड़ाया, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम शहर की हो, तुम्हें गांव के माहौल में ढलने में समय लगेगा। तुम हमसे माफी मत मांगो, हमने तुम्हें अपनी बेटी माना है और एक बेटी ऐसे माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी सास के गले लग जाती है, जिसके बाद निशा धीरे धीरे गांव के माहौल में ढलने लगती है, खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। फटी पुरानी साड़ी में सुरभि सड़क पर झाड़ू लगा रही होती है। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है और ट्रैफिक होने के कारण बहुत सारी गाड़ियां एक के बाद एक करके सड़क पर खड़ी हो जाती हैं। उसी सड़क पर एक बड़ी महंगी सी गाड़ी खड़ी होती है, जिसके अंदर समायरा नाम की एक अमीर औरत बैठी होती है। तभी उसकी नजर सड़क पर झाड़ू लगा रही उस गरीब भीगी औरत पर पड़ती है। ये तो सुरभि है, मगर ये ऐसे सड़क पर झाड़ू क्यों लगा रही है? ये कहते हुए समायरा जल्दी से गाड़ी से बाहर उतर आती है। अभी तो यहीं थी, अचानक से कहाँ चली गई? मुझे उसे ढूंढना होगा। दरअसल सुरभि एक पेड़ के पीछे छिपी होती है। उस गरीब बहू की आंखों में पानी होता है। अगर समायरा ने मुझे इस हालत में देख लिया तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। मुझे उससे बचकर जाना होगा। ये कहकर गरीब सुरभि आंसू पोंछकर झाड़ू लेकर बारिश में वहां से भागने लगती है, मगर समायरा उसे देख लेती है। आखिर ये मुझसे भाग क्यों रही है? मुझे पता लगाना होगा। समायरा सुरभि का पीछा करते हुए एक फुटपाथ पर चली आती है, जहां उसे बहुत से गरीब लोग फुटपाथ पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। उन सभी ने कपड़े फटे पुराने पहने होते हैं। तभी अचानक उन सभी के बीच बैठी हुई 6 साल की गरीब गुड्डी कहती है, चाची चाची, आप मेरे लिए खाना लाई हो ना? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। गुड्डी को ऐसा कहते हुए समायरा सुन लेती है और वहां आकर कहती है, सुरभि, ये बच्ची तुम्हें चाची क्यों कह रही है? और ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तुम सड़कों पर झाड़ू क्यों लगा रही थी? और ये फुटपाथ पर बैठे हुए सब लोग कौन हैं? समायरा, ये मेरे ससुराल वाले हैं। फुटपाथ पर बैठे अपने ससुराल वालों को देखकर सुरभि फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर वो कौन से हालत रहे होंगे जिन्होंने सुरभि और उसके गरीब ससुराल वालों को फुटपाथ पर ले आया
और कौन है अमीर समायरा, ये सब कुछ जानने के लिए हमें कहानी में पीछे जाना होगा। दरअसल सुरभि और समायरा दो पक्की सहेलियां हैं। सुरभि बहुत ही गरीब थी तो वहीं समायरा बहुत ही अमीर। सुरभि, कहाँ रह गई तू? जल्दी आ। हाँ हाँ बस आ गई। ये कहकर सुरभि समायरा के पीछे स्कूटी पर बैठ जाती है। समायरा, तू मुझे घर पर लेने मत आया कर, मुझे पता है तेरे डैडी मुझे पसंद नहीं करते। वो डैडी की प्रॉब्लम है यार, मेरे लिए तू मेरी बेस्ट चड्डी बड़ी है और हमेशा रहेगी। डैडी के लिए मैं तुमसे अपनी दोस्ती तोड़ दूं, ये हमसे ना हो पाएगा। गुड्डन, तू मेरी सहेली है और रहेगी, तेरा कुछ नहीं हो सकता, झल्ली की झल्ली रहेगी। अमीर गरीब होते हुए भी दोनों सहेलियों की जिंदगी खुशियों भरी बीत रही थी। घर से लेकर कॉलेज तक हर जगह सभी समायरा को यही कहते कि वो सुरभि जैसी गरीब लड़की से दोस्ती ना रखे, मगर समायरा के लिए सुरभि उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धीरे धीरे दोनों सहेलियों का कॉलेज खत्म हो गया और समायरा की शादी एक ऊंचे और अमीर खानदान में हो गई। सुरभि, सुरभि कहाँ है तू? मैं अंदर हूँ, आ जा। मैं तुझे इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाने आई हूँ और तू यहाँ बर्तन घिस रही है। गेस व्हाट, तेरी सहेली की शादी पक्की हो गई है। अपनी सहेली समायरा की शादी की बात सुनकर सुरभि की आंखों में आंसू भर आते हैं। इसका मतलब अब तू अपनी इस गरीब सहेली को छोड़कर चली जाएगी? मैं तुझसे मिलने आती रहूंगी। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी हो और तुझे हर हाल में आना है। 1 हफ्ते बाद बड़े ही धूमधाम से समायरा की शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुरभि की भी गरीब परिवार में शादी हो जाती है। सुरभि आंखों में हजारों सपने लिए बहू बनकर अपने ससुराल आती है। घर के नाम पर परिवार के पास गुजारे के लिए एक टूटी फूटी झोपड़ी के सिवा कुछ नहीं था। आजा नई बहू, हमारे गरीब घर में तेरा स्वागत है। चलिए सुरभि भाभी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ आती हूँ। माँ, क्या आज के लिए मैं चाची के पास सो जाऊं? नहीं गुड्डी, तुम मेरे पास सोना, ठीक है? जेठानी जी, अगर गुड्डी का मन है तो उसे मेरे पास सोने दीजिए। चलो गुड्डी। सुरभि का ससुराल गरीब था मगर वो सभी एक दूसरे से प्यार से रहते थे, इसीलिए सुरभि भी अपने गरीब ससुराल में ढल जाती है। भाग्यवान छोटी बहू इस गरीबी में भी हम सभी का कितना ख्याल रखती है। अजी, ये छोटी छोटी खुशियां ही तो हम गरीबों के घर का सुख हैं। एक दिन बहुत तेज तूफान आता है और बारिश हो रही थी। तभी गवर्नमेंट के कुछ लोग अंदर आते हैं और एक हट्टा कट्टा पुलिस वाला कहता है, चलो जल्दी जल्दी ये जगह खाली करो। अरे आप लोग ऐसे हमें हमारे घर से निकाल कैसे सकते हैं? अबे ओ फोकट राम के रिश्तेदार, ये जगह सरकार की है, तेरे बाप की नहीं, जो इसे हड़प कर बैठे हो। मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, अगर 2 मिनट के अंदर घर खाली नहीं किया तो मैं बुलडोजर से झोपड़ी के साथ तुमको भी कुचल डालूंगा। इतने में कारखाने से भीगा हुआ ललित आ जाता है और पुलिस वालों को अपने घर में देखकर कहता है, ये क्या जबरदस्ती है, आप लोग ऐसे हमारे घर में कैसे घुस सकते हैं, निकलो यहाँ से। ललित को ऐसा कहते देखकर पुलिस वाले उसे बहुत मारते हैं। माँ, पिताजी, छोड़ दो मेरे पति को, हम इस घर से चले जाएंगे, बस इन्हें छोड़ दो। ये समाज की कड़वी सच्चाई है, जब अक्सर पुलिस वाले अपने गुस्से की गर्मी गरीब पर उतारते हैं। आखिरकार पुलिस वाले जोर जबरदस्ती से उनसे उनका घर छीन लेते हैं। सुरभि अपने गरीब ससुराल वालों के साथ भरी बारिश में भीगते हुए सड़कों पर भटकने लगती है और सुबह से शाम हो जाती है। लगातार बारिश में भीगने के कारण सभी ठंड से ठिठुर रहे होते हैं। पता नहीं भगवान हम गरीबों को ही सारे दुख क्यों देता है। माँ, चाची, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और तेज की ठंड भी लग रही है, मुझसे अब और नहीं चला जाएगा। माँ जी, जेठानी जी, रात हो गई है, ये बारिश थमने वाली नहीं है। वहाँ देखिए, उस फुटपाथ के पास एक पेड़ है, वहाँ चलते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे इस फुटपाथ के सिवा बारिश से बचने और रहने का कोई दूसरा ठिकाना नहीं। बुरे हालात के कारण सुरभि और उसके ससुराल वाले भूखे प्यासे बारिश में फुटपाथ पर ही रात बिताते हैं। जैसे तैसे अगली सुबह होती है। माँ, पिताजी, भाभी, मैं काम पर जा रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, मैं मालिक से थोड़े पैसे लेकर आऊंगा, फिर हमें इस बारिश में फुटपाथ पर नहीं रहना पड़ेगा, हमारे सिर पर छत होगी। ललित अपने मैले कुचैले कपड़ों को झाड़कर कारखाने पहुंचता है। कारखाने के सभी लेबर ललित और उसके गरीब परिवार की बातें कर रहे थे और फुटपाथ पर खबर सभी में फैल चुकी थी, जिस कारण कारखाने का मालिक उस बुरी परिस्थिति में उसे मदद करने के बजाय काम से निकाल देता है और ललित वहां से दुखी होकर वापस आता है। भाभी, भाभी देखो, भैया आ गए। ललित, क्या कहा मालिक ने? उन्होंने पैसे दिए? नहीं, उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया, अब हमें इस फुटपाथ पर ही रहना होगा। इसी तरह सुरभि और उसके ससुराल वालों को फुटपाथ पर ही भूखे प्यासे बारिश में रहते कई दिन हो जाते हैं, मगर ना तो उन्हें मदद मिलती, ना कोई उन पर तरस खाता। और एक दिन बहुत जोरों की बारिश होती है, जिससे कि फुटपाथ बारिश के पानी से भर जाता है। माँ जी, बाबूजी, जेठानी,
चलिए, हम सभी को कहीं और जाना होगा, ये बारिश नहीं रुकेगी। सभी एक दूसरे के पीछे फुटपाथ पर चलते हुए काफी दूर आ जाते हैं, जहाँ फुटपाथ के किनारे कई सारे पेड़ लगे होते हैं और ठीक उसके पास एक कूड़ेदान होता है। आप सभी यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर गरीब बहू बारिश में भीगते हुए कूड़ेदान में आकर कचरे में पड़ा फटा पुराना तिरपाल उठाकर फुटपाथ पर ले आती है और सभी मिलकर उन्हें पेड़ के सहारे बांधकर वहीं रहने लगते हैं और अपने गरीब ससुराल वालों का पेट पालने के लिए गरीब लाचार बहू सड़कों पर झाड़ू लगाने लगती है। इतना सब कुछ हो गया, सारी गलती मेरी है। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी और ससुराल में इतनी खो गई कि तुझे ही भूल गई। मगर अब मेरी सहेली या उसके ससुराल वालों को इस फुटपाथ पर नहीं, इस तूफानी बारिश में अब नहीं रहना होगा। समायरा उनके लिए एक अच्छा सा घर खरीद देती है, साथ ही ललित को काम करने के लिए पैसे देती है। जीजा जी, इन पैसों से आप अपना कोई काम शुरू कर लीजिए। और सुरभि, मैं तुझे बताना भूल गई, मैं अपने पति की कंपनी को टेक ओवर कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी सहेली मेरी मैनेजर बने। ये सुनकर सुरभि बहुत खुश होती है और समायरा के साथ काम करने लगती है, जिससे धीरे धीरे घर के हालात बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और कुछ वक्त बाद वो बड़े ही धूमधाम से गीतू की शादी कर देते हैं और सुरभि एक अच्छी बहू की तरह अपने सास ससुर और जेठानी की जिम्मेदारी उठाती है।